रही है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। हालांकि कैश फ्लो भी इंपॉर्टेंट ही था, वो तो एक सिंगल चैप्टर का पूरी यूनिट था, ठीक है, ऑल्सो आ भी गया होगा, ठीक है। चलिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, और इसमें से बेटा डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, सेक्शन सी में भी कवर होता है, 10 और 20 30 मार्क्स का चैप्टर का वेटेज ये यूनिट का, ठीक है ना। सेक्शन सी में भी ये यूनिट कवर की जाती है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट करें अपन बेटा, ध्यान देना। सबसे पहले हम बात कर ले मेथड्स, मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। चैप्टर हमारा चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में जो हमारे पास में मेथड्स है, सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पर दो मेथड आपको पढ़ने को मिलते हैं, एक तो सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा हमें यहाँ पे मिलता है पढ़ने के लिए वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट। फिर नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड आपको यहाँ पढ़ने में, कैपिटलाइजेशन टू एवरेज प्रॉफिट and capitalization to super profit, capitalization to super profit। अगर तुमने यहाँ पर दो मेथड आगे, लेकिन इनको हम कंबाइनली कैपिटलाइजेशन मेथड ही बोलते हैं। कि जो दो मेथड यहाँ पे लिखे मैंने, इनको हम नंबर ऑफ इयर्स परचेज मेथड भी बोलते हैं, नंबर ऑफ इयर्स परचेज मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज मेथड बोलते हैं। फिर आप आइए एन्युटी मेथड पे, एन्युटी मेथड में अगर देखें तो एन्युटी मेथड में हमारे पास पहला मेथड है एन्युटी टू सुपर प्रॉफिट मेथड, और एन्युटी टू, यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे दो मेथड हो गए, एन्युटी टू एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और एन्युटी टू एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अगर आप देखें सभी मेथड में यहाँ पर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं। तो गुडविल का सीधा सीधा रिलेशन प्रॉफिट से ही होता है, राइट। उसका रीजन क्या है मैं आपको बता दूं। हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत क्या है, नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब आप गुडविल को वैल्यू क्यों करते हैं, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं बेटा, जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ के रखा है, और उसी एग्जांपल से मैं आपको बता दूं कि गुडविल को वैल्यूएशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो मैं सारे पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले समझिएगा। मान लो दो पार्टनर है, ए और बी, ये पार्टनर है ए और बी। यहाँ पर हम सी को न्यू पार्टनर, इसको बिजनेस में क्या करते हैं बेटा, एडमिट करते हैं। सी को एज ए न्यू पार्टनर बिजनेस में क्या करते हैं, एडमिट करते हैं, और सी को 1/4 शेयर के लिए हम पार्टनर बनाते हैं सपोज, ठीक है। इनका पुराना रेशियो इक्वल है, 1:1 है, ठीक है। अब बस बात यहाँ पर इतनी सी आती है कि लाइक ए और बी सी से ये कहते हैं, ए और बी सी से ये कहते हैं कि हम हमारे प्रॉफिट में आपको शेयर क्यों दें, हम हमारे प्रॉफिट में शेयर, ये 1/4 शेयर के लिए हम पार्टनर बना रहे हैं आपको, बट अब हमारे प्रॉफिट
प्रॉफिट में हिस्सा क्यों दें आपको, राइट। तो सी क्या बोलेगा कि भाई मैंने क्या इंट्रोड्यूस की है, मैंने आपके बिजनेस में पैसा लगाया, इसलिए मुझे मेरे प्रॉफिट में मुझे क्या करना चाहिए, आपके प्रॉफिट में हिस्सा मिलना। ये कह देते कि अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से बिजनेस प्रॉफिट कमाने लग जाए, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने लग जाए, तो एक काम करो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो। ये पैसा आपने हमारे बिजनेस में लगाया था, ये आप अपने बिजनेस में लगाइए, नया बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, राइट। ए और बी सी से क्या कहते हैं कि आप एक रनिंग बिजनेस के पार्टनर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? रनिंग बिजनेस के। रनिंग बिजनेस को समझ रहे हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस जो कई सालों से क्या है, चल रहा है, और उसके प्रॉफिट्स कंपैरिजन टू न्यू बिजनेस क्या होते हैं बेटा, ज्यादा होते हैं। उसके प्रॉफिट्स कंपैरिजन टू न्यू बिजनेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं बेटा। हाँ या ना? और अगर उन प्रॉफिट में आपको हिस्सा चाहिए, उन प्रॉफिट में अगर आपको हिस्सा, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जब पार्टनर बनोगे तो प्रॉफिट्स को आप एंजॉय करोगे जो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक नए बिजनेस के प्रॉफिट कंपैरिजन टू क्या होते हैं, कम होते हैं। तो आपको अगर हमारे प्रॉफिट में शेयर चाहिए, मतलब बोलते हैं कि आप जो प्रॉफिट कमाओगे वो किसकी वजह से कमाओगे, हमारी वजह से कमाओगे। किसकी वजह से कमाओगे? हमारा बिजनेस कई सालों से चल रहा है, मार्केट में बिजनेस की क्या है, गुडविल नाम है, राइट। नए बिजनेस के कंपैरिजन में हम प्रॉफिट क्या कर रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं। तो आप जो प्रॉफिट कमाओगे वो किसकी वजह से कमाओगे, हमारी वजह से कमाओगे। ये बात समझ में, राइट। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये स्टोरी निकल कर आती है कि ए और बी अगर अपने हिस्से में से सी को प्रॉफिट देंगे, अपने हिस्से में से सी को प्रॉफिट देंगे, तो उससे क्या लेंगे बेटा, प्रॉफिट के बदले क्या देंगे, गुडविल का अमाउंट लेंगे। ये बात समझ में आया ना? तो फिर सी ये भी पूछ लेता है कि लाइक आप बोल रहे हैं कि हमारी वजह से कमाओगे, हमारी वजह से कमाओगे, हमारी वजह से कमाओगे, ये भी बता दो कितना कमाएंगे, राइट, कितना। तो देखो सब में मेथड में प्रॉफिट 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 वर्ड ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये प्रॉफिट से सीधा सीधा रिलेशन गुडविल का। तो ये भी पूछ लेते हैं कि लाइक आप हमारी वजह से कितना कमाओगे, मतलब मैं आपकी वजह से कितना कमाऊंगा, ये भी बता दो। तो हम क्या करते हैं, सीधा सा लॉजिक होता है, इस चीज को समझना पे ध्यान देना। हम पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट को बेस लेकर, पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट को हम फ्यूचर के प्रॉफिट का एस्टिमेट करते हैं। फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मेंटेन करके चलेंगे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होगा हमारा, वो कैलकुलेट करके चलते हैं। यही बात समझते हैं, हाँ या ना? मतलब पास्ट के प्रॉफिट को लेकर फ्यूचर के प्रॉफिट को एस्टिमेट करते हैं कि भविष्य में हम कितना कमाएंगे। यही बात समझ में, इसमें कोई कंफ्यूजन तो बताइए। हाँ, फिर सी ये भी कह देता है क्या, ठीक है चलो, लाइक मान लो फॉर एग्जांपल हम भविष्य में 1 लाख रुपए कमाएंगे, 1 लाख में मेरा हिस्सा कितना है, 1/4, 1/4 में 25,000 रुपए आपको देने के लिए तैयार हूँ, हाँ या ना? मेरा हिस्सा 1/4 बनता है, मैं आपको पे करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसा मैं कब तक पे करूंगा ये भी बता लो। मान लो मैंने 1 साल का आपको पेमेंट कर दिया, मतलब कुल मिलाकर स्टोरी है कि वो हम 1 साल का प्रॉफिट पुराने पार्टनर से खरीद रहे, वो हम कमा नहीं रहे, हमको उस प्रॉफिट के लिए भी पेमेंट करना पड़ रहा है। उससे क्या मैं 1 साल का पेमेंट कर दूंगा, लेकिन फिर अगले साल आप बोलोगे हमारी वजह से कमाओगे, तो मैं कब तक दूंगा? चलो दूसरे साल का पेमेंट भी कर दिया, फिर तीसरे साल बोलोगे आप हमारी वजह से कमाओगे। तो ये भी बता दो कि मुझे कब तक इसका पेमेंट। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, हमने कई बार सुना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब ही ये होता है कि जैसे 25,000 है, आने वाले 3 साल का, फॉर एग्जांपल 3 इयर्स नंबर ऑफ ईयर परचेज है, तो आने वाले 3 साल का गुडविल का पेमेंट कर दीजिए आप। उसके बाद फिर आपको कोई भी गुडविल पे करने की जरूरत है, क्या प्रॉफिट मिलना बंद हो जाएंगे? हमने कहा नहीं, अब प्रॉफिट मिलेंगे विदाउट एनी पेइंग, बिना कुछ दिए मिलेंगे, क्योंकि आप भी पुराने हो जाएंगे। ये बात समझ में? तो गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, सुनना ध्यान देना। जब भी प्रॉफिट क्या होता है, ट्रांसफर होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपना प्रॉफिट क्या कर रही है, एंजॉय करने दे रही है अपनी गुडविल की वजह से, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, गुडविल का अमाउंट पे करना। तो जैसे पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, इन पार्टनरशिप बिजनेसेस, तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता था, एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल की कैलकुलेशन करते थे अपन, करते थे नहीं करते थे एडमिशन के समय, और कब करते थे, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर।
अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है तो उस समय गुडविल को वैल्यूड किया जाता था। सीधा सा लॉजिक है, जो पार्टनर जाएगा वो अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा, उसके प्रॉफिट कौन एंजॉय करेंगे? रिमेनिंग पार्टनर। तो दैट इज रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को या डिजीज पार्टनर को क्या पे करेंगे? गुडविल का अमाउंट पे करेंगे, राइट। चेंजेस इन पीएसआर बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर, चेंजेस इन पीएसआर बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर आपस में रेशियो क्या कर ले? चेंज कर ले। मान लो अभी तक 1:1 में बांट देते, अब फ्यूचर में किस रेशियो बांटेंगे? 3:2। तो यहाँ पर फ्यूचर में किसी न किसी को ज्यादा मिलेगा और किसी न किसी को, तो जो ज्यादा लेगा फ्यूचर में वो गेनिंग पार्टनर कहलाता है। वो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जो अपना प्रॉफिट छोड़ेगा फ्यूचर में, गुडविल का अमाउंट क्या करेगा? पे करेगा। पे करेगा नहीं करेगा? आया ना। आज हम पार्टनरशिप फर्म को सेल कर दे, पार्टनरशिप फर्म को सेल कर दे, सेल टू अ कंपनी, सेल टू अ, और कन्वर्ट इनटू अ कंपनी, और कन्वर्ट इनटू अ कंपनी, एक कंपनी में कन्वर्ट कर ले, राइट। तो आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट अब तक पार्टनरशिप बिजनेस कमा रही थी वो प्रॉफिट अब कौन कमाएगी? कंपनी कमाएगी। कौन कमाएगी? तो कंपनी क्या करेगी? पार्टनरशिप फर्म को गुडविल का अमाउंट पे करेगी। करेगी नहीं करेगी? आया ना। और लॉन्ग टर्म के लिए नहीं पेमेंट करना, आपको 1 या 2 साल के लिए आपको गुडविल का पेमेंट करना पड़ता है। अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात करूं बेटा, इन सोल प्रोप्राइटरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही रीजन होता है, जब आप अपना बिजनेस क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस और कन्वर्ट इनटू अ कंपनी, और कन्वर्ट इनटू अ, आप कंपनी में क्या कर ले? अपना बिजनेस कन्वर्ट कर ले। आया ना। आज जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक पर्सन है सोल प्रोप्राइटर अपना बिजनेस चला रहा था, अब वो अपना बिजनेस किसी कंपनी को बेच रहा है या कंपनी में कन्वर्ट कर लेता है, अब जो भी प्रॉफिट वो कमा रहा था आज के बाद कंपनी कमाएगी। आया ना। तो कंपनी क्या पे करेगी? उसको गुडविल का अमाउंट पे करेगी। करेगी नहीं करेगी? और कंपनीज की बात करें, इन कंपनीज में भी यही रीजन होता है एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, अमालगमेशन, राइट। एक्विजिशन और अमालगमेशन के समय गुडविल का क्या होता है बेटा? वैल्यूएशन होता है। क्या होता है? वैल्यूएशन होता है। और सीधा सा लॉजिक है गुडविल का बेटा, किससे? प्रॉफिट से। किससे? और एक बात आप दिमाग में बना के चले कि जब आप गुडविल को कैलकुलेट करेंगे तो आपको पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट को बेस लेकर फ्यूचर के प्रॉफिट को क्या करना होता है? एस्टिमेट करना पड़ता है। तो यहाँ कुछ स्टेप्स है जिनमें आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है, तो वो स्टेप्स मैं आपको नोट करवा देता हूँ, समझा देता हूँ, इसको नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट देखें, इसके बाद क्या है। हो गया?
बस आ गया समझो। देखिए चलिए मैं पहले कुछ स्टेप्स बता दूं, कितनी स्टेप्स आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है गुडविल के वैल्यूएशंस के लिए। ठीक है, कहाँ पर क्या क्या कैलकुलेशन होती है, फिर मैं एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, क्लियर? चलिए देखिए क्या स्टेप से कहाँ पर क्या क्या एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, क्या करेक्शंस हो रहे हैं, देखिएगा प्लीज। अच्छा, सबसे पहली स्टेप आती है यहाँ पे, अगर हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करें, सबसे पहली स्टेप आती है स्टेप नंबर 1, इसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या बोलेंगे बेटा? एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन। मतलब यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट गिवन होंगे बेटा, प्रीवियस ईयर्स की प्रॉफिट गिवन होंगे बेटा, ये गिवन होंगे। लास्ट 4 इयर्स, लास्ट 5 इयर्स, इनके प्रॉफिट्स गिवन होंगे, आया ना? और इनमें आपको क्या करना है बेटा? पास्ट ईयर के एडजस्टमेंट करने हैं। क्या करना है बेटा? पास्ट ईयर्स के एडजस्टमेंट्स करने हैं, पास्ट ईयर्स के एडजस्टमेंट्स। ये बात समझ में? पिछले सालों के एडजस्टमेंट्स करने हैं इसमें। मान लो पिछले साल के 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, उसमें एडजस्टमेंट करने हैं, तो वो 4 साल के ही रहेंगे, 1 साल के हो जाएंगे। यहाँ पर इस स्टेप में वो अलग अलग ही रहेंगे, एक हो जाएंगे। मान लो ये पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है 1 2 3 4, अब इनमें करेक्शन कर रहा हूँ, मान लो ये कोई एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, तो वो 4 साल के ही रहेंगे, 1 साल के हो जाएंगे? 4 साल के ही रहेंगे, आया ना? तो यहाँ पर आपको पास्ट ईयर्स के एडजस्टमेंट्स करने हैं। कौन से एडजस्टमेंट्स करने हैं अभी डिस्कस करेंगे अपन एक एक करके, लेकिन इस स्टेप में आप पास्ट ईयर के एडजस्टमेंट्स करेंगे, और ऐसा करने से ये प्रॉफिट अलग अलग ही देंगे। ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ये पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट गिवन होंगे प्लस माइनस पास्ट ईयर्स एडजस्टमेंट्स, पास्ट ईयर्स एडजस्टमेंट्स। और ये क्या निकल कर आएंगे बेटा? यहाँ पे बोलो क्या निकल कर आएंगे? ये एडजस्टेड प्रॉफिट निकल कर आएंगे। अब पास्ट ईयर के कौन से एडजस्टमेंट है वो आपको देखना है, राइट? अब स्टेप नंबर 2 की अगर हम बात करें, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। अब आपने क्या करना है? ये जो एडजस्टेड प्रॉफिट लेना है, इनका क्या लेना है बेटा? क्या लेना है? एवरेज लेना है। क्या लेना है? एवरेज लेना है। तो एवरेज दो तरीके से निकाला जाता है बेटा, एक तो सिंपल एवरेज, और दूसरा वेटेड एवरेज निकाला जाता है। मैं आपको बताऊं कि जब हमने इसको 12th क्लास में पढ़ा था, हालांकि देखो मीडियम में चौथी बार पढ़ा रहा हूं चैप्टर, ठीक है, इसी चौथी बार हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, राइट? जब हमने 12th क्लास में इसको पढ़ा था ये चैप्टर को, तो 12th क्लास में क्या होता था कि वेटेड एवरेज के लिए क्वेश्चन में बोला जाता था, वेटेड एवरेज के लिए क्वेश्चन में बोला जाता था कि वेटेड एवरेज लगाना है। बट अगर हम अभी बात करें बेटा, राइट, बीकॉम लेवल पर अगर हम बात करें या प्रोफेशनल लेवल पर बात करें, तो क्या होता है बेटा? अगर प्रॉफिट्स आपके बढ़ते घटते हैं, जैसे मान लीजिए एडजस्टेड प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 3 4 2 5, प्रॉफिट गए बढ़ते घटते, तो क्या लगेगा? सिंपल एवरेज लगेगा।
लेकिन अगर प्रॉफिट क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्या है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, भले भी 1 रुपया बढ़ रहा है, ये 2 से 3, 3 से 4, 4 से 10 हो गया, आया ना। तो फिर क्या लगाएंगे आप, वेटेड एवरेज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बात समझ में आई है। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, सिंपल एवरेज में तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सिंपल एवरेज तो ये बोलेगा कि आपने जो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट लिए हैं उनका नंबर ऑफ ईयर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जबकि वेटेड एवरेज क्या बोलेगा, ये ईयर 1 2 3 4 5, ये प्रॉफिट, प्रॉफिट गिवन होंगे एडजस्टेड प्रॉफिट आपको पिछले 4 साल 5 साल के जो प्रॉफिट आपको गिवन है उनको क्या करना है, आपको वेट देना है। क्या देना है, और वेट दिया जाता है नंबर ऑफ ईयर्स के ऑर्डर में, वेट दिया जाता है नंबर ऑफ ईयर्स के। जैसे मान लो 5 साल है तो वेट दे देंगे 1 2 3 4, और ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3। तो यहाँ कॉलम नंबर 4 में निकल कर आएगा 2 3 का मल्टीप्लिकेशन, वेटेड प्रॉफिट निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, वेटेड प्रॉफिट निकल कर आएगा। बताइए आया ना, वेटेड प्रॉफिट निकाल लिया आपने। इसका टोटल लगाएंगे तो ये आएगा टोटल वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट, और ये निकल कर आएगा यहाँ पे टोटल वेट। क्या निकल कर आएगा, ये टोटल वेट निकल कर आएगा। टोटल वेट जैसे क्वेश्चन हो जाएगा 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 4 होते तो 10, हाँ या ना। फिर हम क्या करते हैं, जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, वेटेड एवरेज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, फॉर्मूला क्या बनता है, टोटल वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, टोटल वेट डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि अब प्रॉफिट 5 साल की नहीं है, 15 साल की होगी, क्योंकि आपने इस प्रॉफिट को 1 बार गिना, इसको 2 बार गिना, इसको 3 बार गिना, इसको 4 बार गिना, इसको 5 बार गिना। तो हम 5 से डिवाइड करने की जगह 15 से डिवाइड करेंगे। ये बात समझ में। तो हमने क्या करा है, अभी तक कुछ नहीं करा, पास्ट ईयर में करेक्शंस करेंगे। क्या करेक्शंस होंगे अभी डिस्कस करते हैं फिर थोड़ी देर बाद। और फिर या तो सिंपल एवरेज कैलकुलेट करेंगे या वेटेड एवरेज कैलकुलेट करेंगे। कोई दिक्कत, कितनी स्टेप्स हुई है, दो स्टेप्स ही हैं, 3 नहीं है। आइदर सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, 2 ही लगेंगी, मतलब या तो सिंपल एवरेज लगेगा या वेटेड एवरेज लगेगा, दोनों नहीं लगेंगे। तो नोट कीजिएगा, इसकी अगली स्टेप डिस्कस करेंगे। पास्ट ईयर के एडजस्टमेंट्स हमको डिस्कस करने हैं, पास्ट ईयर के एडजस्टमेंट्स क्या है ये डिस्कस करने हैं हमें, ठीक है। पिछले सालों के एडजस्टमेंट्स क्या है ये डिस्कस करने हैं। वेट लगाने से क्या होता है, एवरेज, एवरेज क्या बोलता है, एवरेज क्या बोलता है, पहले एवरेज बताओ क्या बोलता है। जैसे मान लो आज मैं बात करूं, इधर सुनना, इसको समझना, ये हमारा ओरिजिनल डेटा बेटा, ये ओरिजिनल डेटा है, समझ रहे हैं। ये ग्राफ पेपर पर अगर अपन पुट करें, ओरिजिनल डेटा ही है हमारा, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, तीसरे साल का, इस तरीके से करके ओरिजिनल डेटा देगा। एवरेज क्या बोलता है, एवरेज क्या बोलता है, इस ओरिजिनल डेटा को एक स्ट्रेट लाइन पर ले आइए आप, इसको ले आइए, ये एवरेज हो गया। क्या हो गया ये, और वेटेड एवरेज क्या बोलता है, ये स्ट्रेट लाइन तो रहेगी, लेकिन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड क्या रहेगी, अपवर्ड रहेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड अपवर्ड होगी, बढ़ती रहेगी स्ट्रेट लाइन, ये वेटेड एवरेज लाइन होगी। तो इसका ये सेंटर पॉइंट, ये एवरेज हो गया, यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट क्या जाता है, ये हमारा वेटेड एवरेज हो जाता है, आया ना। ये बताना चाहते हैं कि मतलब अगर आपके प्रॉफिट बढ़ते हुए हैं, फ्यूचर में भी क्या होंगे,
बढ़ेंगे। तो बढ़ेंगे तो बढ़े हुए क्यों नहीं ले रहे? हमने कहा बढ़े हुए में भी आपको एवरेज लेना है। क्या लेना है? मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो है, बट इसमें भी आपको एवरेज लेना है। क्या लेना है? ठीक है। तो वेटेड एवरेज कंपेरिजन टू सिंपल एवरेज क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? वेटेड एवरेज कंपेरिजन टू सिंपल एवरेज क्या होता है? ज्यादा होता है। ये बात समझ में? यहाँ पर हमने वेट देते, सिंपल एवरेज में वेट जाता है 1 जाता है। आप 5 से डिवाइड करोगे, जबकि वेटेड एवरेज में क्या जा रहा है? 1 2 3 4 5 जा रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 ये बढ़ रहा है, तो ये 1 ही है। समझे? कोई दिक्कत? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो ये डिफरेंस होता है सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में। कैलकुलेशंस के तरीके हैं। चलिए स्टेप नंबर 3 देखिए क्या है। अभी देखो पास्ट ईयर के एडजस्टमेंट मुझे आपको सिखाने क्या क्या करने हैं, बट एक ही कि पहले स्टेप में सिर्फ पास्ट ईयर के एडजस्टमेंट्स होंगे। क्या होंगे? फिर आप उसके बाद क्या निकाल लेंगे? एवरेज। क्या निकाल लेंगे? या वेटेड एवरेज। अब आपके सामने प्रॉफिट की एक फिगर आ गई। अब वो 4 या 5 नहीं रही, अब वो कितनी फिगर आ गई? एक फिगर आ गई। हमने कहा पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट को बेस लेकर फ्यूचर के प्रॉफिट को क्या करना है? तो हमने ये एवरेज निकाल लिया कि भविष्य में इतना कमाएंगे। लेकिन अगर इसमें भी अभी कोई करेक्शन करना है, तो आप कोई एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, तो वो स्टेप नंबर 3 में होगा। किसमें होगा? स्टेप नंबर 3 में होगा। तो देखिए स्टेप नंबर 3 में क्या आता है। स्टेप नंबर 3 इसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, या इसका एक और नाम दे देते हैं अपन, एक्चुअल एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड है, एवरेज है और एक्चुअल, दैट मींस पिछले सालों में हमने ये वास्तव में कमाया है या फ्यूचर में हम कमाएंगे। राइट? कोई दिक्कत? अब आपके पास में जो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट था, क्या था? एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट था। ये कहां से निकला? एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट स्टेप नंबर 2 से निकला बेटा। आया ना? स्टेप नंबर 2 से निकला। अब इसमें क्या करोगे आप? बेटा प्लस माइनस फ्यूचर एडजस्टमेंट। फ्यूचर एडजस्टमेंट्स मतलब फ्यूचर के एडजस्टमेंट करोगे आप, जो अभी तक नहीं हुए या अभी तक नहीं किए एडजस्टमेंट या रह गए, वो एडजस्टमेंट हो गए। या जो कॉमन एडजस्टमेंट थे, क्या थे? जो आप पहले नहीं कर पाए, अब करेंगे वो एडजस्टमेंट, कॉमन एडजस्टमेंट करेंगे आप इसमें आते। ठीक है? अभी मैं सारे आपको बात समझा रहा हूँ कहाँ पर क्या क्या एडजस्टमेंट हो रहे हैं। लेकिन ऐसे एडजस्टमेंट करने के बाद क्या निकल कर आएगा? अब आपका क्या निकल कर आएगा? एफएमबी निकल कर आएगा, इससे एक्चुअल एवरेज। ये हमारा वास्तव में जो हम कमाएंगे भविष्य में वो है। मेरी बात समझ में? साल भर में जो भी हम कमाएंगे, एक साल का प्रॉफिट वो है। कोई दिक्कत इसमें कोई डाउट तो बताइए बेटा। आया ना? अब गुडविल का एक मेथड तो यही लग जाता है। गुडविल का एक मेथड तो यही लग जाता है जिसको हम एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इयर्स परचेज में एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज में दो बातें हो चुकी हैं, तो सिंपल एवरेज या वो अपने आप ही लगता है। आपको क्वेश्चन कभी नहीं बोलेगा सिंपल एवरेज लगाइए या वेटेड एवरेज लगाइए, आपको खुद ही सिंपल एवरेज लगाना है या वेटेड एवरेज लगाना है। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ जाता है। क्या आता है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ जाता है बेटा। और गुडविल का वैल्यूएशन क्या होगा? एफएमपी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एफएमपी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अगर आप एवरेज या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड की बात कर रहे हैं, ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था बेटा कि आने वाले 2 साल 3 साल का आप प्रॉफिट क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। आने वाले 2 साल 3 साल का प्रॉफिट हम क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। तो एफएमपी को नंबर ऑफ ईयर परचेज से आपको मल्टीप्लाई करना है तो गुडविल आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? तो मैं थोड़ा बहुत पहले यहाँ पर डिस्कस कर लूँ आपसे, फिर एक पास्ट ईयर के कौन-कौन से एडजस्टमेंट्स हैं, फ्यूचर के कौन-कौन से एडजस्टमेंट्स होते हैं जो आपको करने होते हैं। स्टेप नंबर 1 के और स्टेप नंबर 3 के। 2 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है,
टू में तो एवरेज या वेटेड एवरेज है। तो चलिए पास्ट ईयर के क्या क्या एडजस्टमेंट्स है स्टेप नंबर 1 के, और स्टेप नंबर 3 के क्या क्या एडजस्टमेंट्स है, फ्यूचर के एडजस्टमेंट्स क्या क्या, कॉमन एडजस्टमेंट्स क्या है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा और फिर सुपर प्रॉफिट मेथड को देखेंगे बाद में। अभी पहले इतना ही देखना। ध्यान इसको। चलो सबसे पहले देखो पास्ट ईयर के क्या क्या एडजस्टमेंट्स है, पास्ट ईयर के क्या क्या एडजस्टमेंट्स है, इधर देखते ध्यान देना बेटा। पास्ट ईयर्स एडजस्टमेंट्स और स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 की यही है, ठीक है ना। स्टेप नंबर 1 की है पास्ट ईयर्स के एडजस्टमेंट्स, ठीक। अच्छा, ये जो एडजस्टमेंट होंगे पर्टिकुलर ईयर में होंगे, किसमें होंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट विल बी डन इन द प्रॉफिट ऑफ पर्टिकुलर ईयर में किया जाएगा एडजस्टमेंट। जैसे मान लो पिछले 4 साल दे लेंगे, 2012, 13, 14, 15, तो जिस साल का एडजस्टमेंट होगा उसी में किया जाएगा बेटा। अब क्या क्या एडजस्टमेंट है, जैसे प्लस माइनस करके समझा रहा हूँ। प्लस अभी सुनिए, जैसे मान लो पिछले सालों में कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ था, क्या हुआ था, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, राइट, या लॉस बाय एक्सीडेंट, तो जिससे आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, पिछले साल कम हो गया था। अब आप प्रॉफिट कौन सा कंसीडर करें गुडविल के वैल्यूएशन के लिए, तो मेरा गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट कंसीडर किए जाते हैं। कौन से प्रॉफिट कंसीडर किए जाते हैं, ऐसे प्रॉफिट जो कि आपने नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज में क्या करे हो, कमाए हो, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज में कमाया। तो अगर पिछले साल में कोई अबनॉर्मल लॉस हो गया था, उससे आपका प्रॉफिट क्या हो गया है, तो अगर वही प्रॉफिट अगर आप कैलकुलेशन के लिए ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये मान के चल रहे हैं कि भविष्य में भी आग लगेगी, भविष्य में भी लॉस होगा। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए क्या, आप गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट को ही कंसीडर करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे बेटा, हम ये मानकर चलेंगे कि पास्ट में आग लगी है, इसका मतलब ये ना कि भविष्य में भी आग लगेगी। वो हमारी नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी का पार्ट, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट, तो उस लॉस बाय फायर को, उस लॉस बाय थेफ्ट को, उस लॉस बाय एक्सीडेंट को, जो अबनॉर्मल लॉस हुआ है, उसको वापस से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे अबनॉर्मल लॉस। ये बात समझ, अगर पास्ट ईयर में कोई अबनॉर्मल इनकम है, तो कोई स्पेकुलेशन की इनकम है, कोई लॉटरी की इनकम है, कोई इन्वेस्टमेंट बेचा उससे होने वाला प्रॉफिट है, कोई फिक्स एसेट बेचा उससे होने वाला प्रॉफिट है, ऐसा प्रॉफिट जो अभी तक हुआ है लेकिन अब फ्यूचर में नहीं होगा, पर्टिकुलर किसी ईयर में हो गया लेकिन भविष्य में नहीं होगा, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे अबनॉर्मल इनकम। आया ना, नहीं बात समझ में। अच्छा, पिछले साल की कोई प्लस माइनस एरर और ओमिशन है, एरर या ओमिशन है,
तो उनको भी एडजस्ट करेंगे। पिछले सालों की कोई गलती है या ओमिशन है उसको भी रेक्टिफाई करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, जैसे हमने क्या करा था 2014 में एक मशीन भी खरीदी थी, और उस मशीनरी को आपने रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया। क्या कर दिया? मशीनरी खरीदी थी, रिपेयर अकाउंट में क्या कर दिया? तो आपके प्रॉफिट क्या हो गए होंगे? बढ़ गए होंगे, घट गए होंगे उस साल? कम हो गए होंगे, क्योंकि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने रेवेन्यू चार्ज कर दिया, तो प्रॉफिट क्या हो गए होंगे? कम हो गए होंगे। तो वापस से क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। लेकिन ऐसा करने से फिर आपके जो आने वाले साल में उनपे डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा, तो डेप्रिसिएशन का भी क्या करेंगे आप? एडजस्टमेंट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? आया ना? बात समझ में आई है? कोई कंफ्यूजन? तो पिछले साल की अगर कोई एरर है या ओमिशन से, तो उनको भी आप क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे? पिछले साल की कोई एरर है या ओमिशन से, उसको भी आप क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें क्या देखें आप, इसमें क्या प्लस माइनस वो करते हैं अपन। जैसे मान लो मैं प्लस बताऊं, नॉर्मल एक्सपेंस या एक्सपेंस which will be not incurred in which will be not incurred in future, not incurred in मतलब ऐसे खर्चे जो कि भविष्य में नहीं होंगे लेकिन अब तक हो रहे थे। बात समझ नहीं है? भविष्य में नहीं होंगे लेकिन अब तक हो रहे थे। जैसे मान लो कि एम्प्लॉय रख रखा था, पता उसकी सैलरी हम पे कर रहे थे, तो सैलरी पे कर रहे थे 10,000 रुपये पर मंथ, या 10,000 रुपये साल का। लेकिन जैसे हमने किसी को पार्टनर बना लिया, हमने कहा इस एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है यार, ये जो एम्प्लॉय का काम है हम ही कर लेंगे, तो सैलरी बचेगी नहीं बचेगी? अब ये भी कर सकते हैं बेटा कि ये जो एडजस्टमेंट है ये बाद में भी कर सकते हैं आप। इधर सुनना, ये एडजस्टमेंट एवरेज लेने के बाद में भी कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? लेकिन पहले कब करें बाद में कब करें? मैंने कहा देखो, पहले करना तो आप कभी भी कर सकते हो, पर बाद में कब करने के रीजन क्या समझ से। मान लो अगर आपके क्या है, खर्चे अनइक्वल है। क्या है? पिछले 5 साल में खर्चे तो हुए थे लेकिन अनइक्वल हुए थे। क्या हुए थे? एक जैसे नहीं हुए थे। 10,000, 12,000, 9,000, 8,000। तो फिर आप पर्टिकुलर ईयर में ही क्या करोगे? उसका एडजस्टमेंट करोगे, करोगे नहीं करोगे? वही आप वापस से जोड़ोगे। या किसी साल हुए थे किसी साल, तो वहां पर क्योंकि नॉन रिकरिंग नेचर का खर्चा था, भविष्य में बंद हो जाएगा पूरी तरीके से, तो आप क्या करेंगे? जिस साल हुआ था उसी साल में जोड़ेंगे। लेकिन मान लो पिछले 5 सालों में एक साथ एक जैसे हुए थे और भविष्य में खर्चे क्या हो जाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं? इस एडजस्टमेंट को एवरेज लेने के बाद भी कर सकते हैं, एक बार आप जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते नहीं जोड़ सकते? हाँ या ना? ऐसे अगर कोई नॉर्मल इनकम है, ये बाद में भी किया जा सकता है। ये एडजस्टमेंट आफ्टर एवरेज भी किया जा सकता है, आफ्टर एवरेज भी किया जा सकता है। एडजस्टमेंट राइट में बी